हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तन्नू और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMRS की नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है। इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है, एलिजिबिलिटी क्या है और अप्लाई कैसे करना है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है एंड सैलरी स्ट्रक्चर भी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देर ना करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये ना एक ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी है। यहाँ पर इसका जो इंडेक्स दिया गया है, टोटल पेज नंबर जो पीडीएफ है वो 50 पेज है पीडीएफ में, और यहाँ पे इसकी जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है और इंडेक्स में ना इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है किस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे स्टार्टिंग में तो सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ही है, यानी EMRS के बारे में, और जो ये वाली चीज़ें हैं ये वाली हमारी देखने की है, और ये फिर यहाँ पर भी ठीक है। मतलब टोटल आप एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जैसे हम पोस्ट डिटेल और लेवल पे देखने वाले हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मार्किंग स्कीम, और आपका जो इस एग्जाम का सिलेबस है हम वो देखने वाले हैं। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो इसकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2025 है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी दिया गया है, फी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन फी एंड प्रोसेसिंग फी, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 तरह की फीस जो होगी वो पे करनी होगी। जैसे एक होगी एप्लीकेशन फ़ी और एक होगी प्रोसेसिंग फ़ी। लेकिन जो कैंडिडेट्स यानी जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ये जो एप्लीकेशन फ़ी है ये नहीं देनी होगी, सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस ही देनी होगी, जो मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अदरवाइज जैसे जो भी OBC जनरल कैटेगरी से है या और बॉयज़ कैटेगरी से आते हैं तो वो उन ठीक है, तो उन लोगों को ये दोनों तरह की फ़ीस जो होगी वो फ़ीस कितनी होगी वो आगे बताया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे यही जानकारी दी गई है कि आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी, और जो इसमें छूट मिलेगी वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगी, और SC ST या PWBD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पोस्ट दी गई है प्रिंसिपल, PGT एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। जो भी कैंडिडेट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है वो 0 रहने वाली है सभी पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए भी, PGT TGT के लिए भी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी। आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस ही पे करनी होगी, दैट इज़ 500, ठीक है। जो आपका टोटल बनेगा वो 500 ही बनेगा। लेकिन अगर कोई इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, जैसे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है, SC ST कैंडिडेट नहीं है और PWD कैंडिडेट नहीं है, तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस दोनों ही पे करनी होगी, जिसका जो आपका टोटल रहने वाला है ये रहने वाला है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपको टोटल जो है 2500 रुपये पे करने होंगे। PGT एंड TGT के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी होगी वो 1500 रुपये होगी, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो आपकी 500 रहने वाली है, जिसका जो टोटल होगा 2000 आपको पे करना होगा। ऐसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको 1000 रुपये पे करने होंगे, जो एप्लीकेशन फ़ी है, और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपकी 500 रहने वाली है। इसका जो टोटल बनेगा वो 1500 बनने वाला है, ठीक है। आपको 1500 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो सवाल, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी आपको। और यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन के बारे में बताइए, जैसे जो है आपके वो 2 तरह के एग्जाम यानी Tier 1 और Tier 2, और फिर लास्ट में आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इन सब की जानकारी आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड होंगे Tier 2 एग्ज़ाम के लिए, और फिर इसके बाद आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है रेशो भी दिया गया है, जैसे ही आप टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप Tier 2 करोगे तो उसके आपका 80% मार्क्स जुड़ेंगे, और जो इंटरव्यू होगा उसके लिए आपको 20% मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है वो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए ही रहने वाला है।
और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप किसी और तरीके से यहाँ पे हाल तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो वो हर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस कैंडिडेट को यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस देनी होगी, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कोई प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहा है और कोई कोई और कोई फिर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको जो है नॉन टीचिंग की भी फीस अलग देनी होगी और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी जो फीस है वो आपको अलग से पे करनी होगी, ठीक है। एक पोस्ट के लिए आपकी एक फीस लगने वाली है, लेकिन आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है एक एप्लीकेशन ही डाल सकती हो किसी भी एक पोस्ट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पोस्ट के लिए 2-3 एप्लीकेशन फॉर्म डाल दोगे, नहीं, ऐसा करोगे तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया, द कैंडिडेट शुड फिल ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 1 पोस्ट, ठीक है। आप किसी एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हो, यानी फिल कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट फॉर सेम पोस्ट इफ डिडक्ट एनी एट एनी स्टेज विल बी कैंसिल, ठीक है। तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपकी जो फीस होगी वो भी वेस्ट ही जानी है। और यहाँ पर तो वही सेम चीज़ बताई गई है, नो एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड एनी कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से वुमेन कैंडिडेट्स है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, सिर्फ आपको जो है वो प्रोसेसिंग फीस ही देनी होगी, ठीक है। जो 500 था हमारा टोटल, वही आपको यहाँ पर पे करना होगा। यहाँ पे कुछ और भी जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये सभी आप जो है खुद से एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें पोस्ट के बारे में बताया गया है, जैसे जो भी पोस्ट है हमारी वे टोटल इतनी है, जो टोटल हमारी वैकेंसीज निकली है 7,267 हमारी टोटल वैकेंसीज है। जैसे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, पीजीटी है, टीजीटी है, और स्टाफ जो फीमेल नर्स स्टाफ है वो है, हॉस्टल वार्डन है, अकाउंटेंट है, जेएससी है, लैब अटेंडेंट है, ठीक है। इन सब में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर दिया गया है। जो हमारा लाइब्रेरियन है तो वो हमारा आता है टीजीटी के अंदर, यानी 3,996, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी लाइब्रेरियन के लिए टोटल पोस्ट नहीं है, लाइब्रेरियन के लिए तो शायद समथिंग 124 ही पोस्ट है हमारी। आगे इस नोटिफिकेशन में हम वो रीड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो प्रिंसिपल के लिए दिया गया, प्रिंसिपल ग्रुप ए के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी, ठीक है। यहाँ पे टोटल इतनी पोस्ट है और ऐसे दिया गया है। तो लेकिन हम अपना सिर्फ लाइब्रेरियन ही देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट जो पीजीटी के टीचर है वो दिया गया है। यहाँ पर जो है वो टीजीटी के लिए दिया गया है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया गया है किस सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए। यहाँ पे टीजीटी के लिए रीजनल लैंग्वेज की वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर है हमारा लाइब्रेरियन टीजीटी के अंदर ही आता है, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स ग्रुप बी की हमारी ये जॉब है। ये रहा 5 पॉइंट जो है सब्जेक्ट हमारा है जो लाइब्रेरियन है। यहाँ पर जो इसकी टोटल जो पोस्ट है वो 124 है, ठीक है। यूआर कैटेगरी के लिए आपको जो है 52 पोस्ट दी गई है यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट है। बाकी सभी आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे चल के जो है इसका यहाँ पे देखते हैं सिलेबस वगैरह क्या दिया गया है। जैसे ये यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो भी टेबल दी गई है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे जीएससी के लिए होगी, लैब अटेंडेंट की जो भी एब्रिविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, ये डिटेल में आगे बताई गई है आपके लिए क्या जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे सारी जो एब्रिविएशन है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में करके यहाँ पे जो भी दिया गया है उसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे भी कैटेगरी एब्रिविएशन दी गई है, अगर कहीं पे शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है तो आप यहाँ पे आके उसकी फुल फॉर्म जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई है। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यानी अदर इंस्ट्रक्शंस है जो सभी को फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पे जो लास्ट डेट है इसकी वो 23/10/2025 रहने वाली है। ओनली इंडियन सिटीजन्स होंगे वो ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट ऑफ टीयर 2, ठीक है। आपका जो भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू दिया गया है, और यहाँ पर जो है
आपके मार्क्स भी दिए गए हैं, जैसे आपका जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है इंटरव्यू एंड टियर 2 का, वो 80% एंड 20% रेस्पेक्टिवली यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सिलेक्शन टू द नोटिफाइड पोस्ट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर ए मिनिमम 30%। जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम जो है 30% अपने मार्क्स लाने होंगे और 20% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट्स को लाने होंगे, यानी ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको लाने ही होगी, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टियर 2। ठीक है, आपकी जो मेरिट बनेगी वो टियर 2 जो एग्जाम होगा उसके बेस पर आपकी बनने वाली है। Final selection of candidate in respect of principal will be based on the performance tier 2 ESSC and interview and personal interaction। ठीक है, अगर जो भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए उन्होंने आपको बता ही दिया था पहले भी, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होगा यानी इंटरव्यू आपका यहाँ पर होगा। द कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज। ठीक है, जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर लोगे उसके बाद आपको जो है अपना प्रिंट आउट लेके रख लेना है, और ये सारी चीज़ें आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन और सपोर्ट होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेट इन सपोर्ट में आपको जो है एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे वो सब आप अपने पास रखिएगा। पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे दिया गया है, जैसे हमारे लाइब्रेरियन की पोस्ट है तो यहाँ पे जो हमारा पे मैट्रिक्स रहने वाला है वो लेवल C का रहने वाला है, यानी 44,900 से 1,42,400 तक हमारा यहाँ पर पे लेवल रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे हमारा टियर फर्स्ट जो होने वाला है विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यानी पेन एंड पेपर मोड पे हमारा ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये MCQ बेस है, आपको वहाँ पे सिर्फ गोले जो फिल करने होते हैं वो भरने होंगे यानी सर्कल। और जैसे इसके बाद ठीक है, अगर जैसे हम अपना टियर फर्स्ट जो है एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हमें टियर 2 के लिए फॉर्म नहीं भरना है, टियर 2 के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो है हमारा वो पेपर होने वाला है वो कॉम्बिनेशन होने वाला है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का एंड MCQ क्वेश्चन का। ठीक है, और इसमें OMR बेस्ड यानी पेन एंड पेपर मोड ही होगा हमारा, लेकिन यहाँ पर हमको जो है वो MCQ भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर लिखने को मिलेंगे। जैसे ही हमारा जो है टियर 2 हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, इसके लिए देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ JSA एग्जाम, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए हमारा इंटरव्यू होने वाला है और कुछ स्किल टेस्ट हमारी जो है JSA की पोस्ट के लिए हमारे यहाँ पे होने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन यानी एग्जाम पेपर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज चेंज करने का मिलेगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल। ठीक है, जो हमारा पेपर होगा वो बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश जैसे सभी एग्जाम होते हैं। हाउएवर इन द केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इन रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, जो हमारा पार्ट 6 होने वाला है, यानी जो सिलेबस में पार्ट 6 हमारा दिया गया होगा तो वहाँ पर जो है वो रीजनल लैंग्वेज का रहने वाला है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट ने अपनी रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे भरी होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया पार्ट 6 विल बी कंडक्टेड in regional language opted by the candidate. Further, for the post of TGT regional language, the medium of the test for 5th डोमेन नॉलेज के लिए। ठीक है, जो पार्ट आपका 5th है ना वहाँ पे तो आपको जो है मीडियम टेस्ट है, यानी मीडियम ऑफ टेस्ट जैसे डोमेन नॉलेज का हो गया, लेकिन जो पार्ट 6 में आपकी जो लैंग्वेज होगी वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज करोगे। ठीक है, डोमेन जो लैंग्वेज होगी आपकी आप वो उसको सिलेक्ट करो, रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। ठीक है, सो यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में एग्जाम पैटर्न बताया गया है। प्री हमारा जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर OMR रहने वाले है, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। जैसे पार्ट 5th है, यहाँ पे टेस्ट जो कंपोनेंट ऑफ टेस्ट यानी यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सभी, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल मार्क्स 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है हमारे वो 2 घंटे है विदाउट एनी टाइम लिमिट के, यानी आपको किसी भी सेक्शन को कितने भी टाइम लगा सकते हो कंप्लीट करने में, कोई यहाँ पे कोई भी टाइम की जो बाउंडेशन है वो नहीं दी गई है। तो हम अपना यहाँ पे लाइब्रेरियन का देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। बाकी आप सभी पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमारी जो जॉब है वो टीजीटी में आती है। तो ये जो हमारे ओएमआर यानी ऑब्जेक्टिव मोड में हमारा होने वाला है। टोटल जो मार्क्स होंगे हमारे पेपर में वो 100 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, 100 ही क्वेश्चन होंगे। देखिए पार्ट यहाँ पे हमारे टेस्ट होने वाले हैं, जो वो है पार्ट 5th, यानी 5 पार्ट में हमारे टेस्ट होने वाले हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डोमेन लैंग्वेज, जो ऊपर बताया गया था आपकी जो लैंग्वेज होगी। ठीक है, और यानी पेडागोजी से और स्टडी बेस्ड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो यहाँ पे 10, 15। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर का एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो हमारे टोटल मार्क्स हो गए वो 100 हो गए, और जो टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो भी हमारे 100 हो गए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते तो उसका जो हमें टाइम होगा वो हमें 2.5 घंटे मिलेगा। ठीक है, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपका यहाँ पर मिलेगा। कोई भी टाइम बाउंड्रीज नहीं है, यानी आप किसी भी पार्ट में कितना भी आपका जो है, किसी भी सेक्शन में आप कितना भी टाइम ले सकते हो, लेकिन जो आपका टाइम रहने वाला है वो 2.5 घंटे ही रहने वाला है। पार्ट 6 में हमारे जो है यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। ठीक है, आपके जो है 10-10 नंबर के यहाँ पे सेक्शन होगा, यानी जो इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में भी 10 मार्क्स हो गए, जनरल हिंदी में भी, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे यानी आपको जो टोटल हो गए थे 30 नंबर हो गए थे, और 30 में से आपको जो है 12 नंबर लाने होंगे। सिर्फ 12 नंबर ही आपको लाने हैं, क्योंकि दैट इज क्वालिफाइंग एग्जाम। और अगर किसी कैंडिडेट ने ये पार्ट जो है पार्ट 6 किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, यानी अगर किसी के 30 में से 12 मार्क्स नहीं आते हैं, तो जो भी आपने ऊपर के 5 पार्ट में जितनी भी मेहनत की होगी, तो उसके जो मार्क्स होंगे वो आपके काउंट ही नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वालिफाइंग करना होगा। पार्ट 6 आपको क्वालिफाई करोगे तभी आपके जो है ये मार्क्स जो 100 थे इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका वो पेपर फिर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट करके दिया गया है फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, आपके जो भी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट होंगे वो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक कॉमन होंगे। ठीक है, लेकिन जो पार्ट 5 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफाइक है, एंड पार्ट 6 जो होगा विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे आपके जो यहाँ पर था, ये हमारे जो पार्ट 4 है, यानी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। ये जो हमारे पार्ट 4 है ये सभी टीजीटी के अंदर जो भी पोस्ट है हमारी सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जैसे हमारा लाइब्रेरियन का है तो वहाँ पे हमें ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइक हमारा होने वाला है। और जो ये पार्ट 6 है ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है, वो आपको पास करना है, तभी आपके 100 मार्क्स जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट होंगे, वरना नहीं होंगे, आप फिर भी फेल कर जाओगे अगर आपने क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम अपना क्लियर नहीं किया। वो सिर्फ जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर के वो आप कर लोगे इजीली। और यहाँ पर जो है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टीयर 2 विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टीयर 1। ठीक है, आपके जो टीयर 1 का एग्जामिनेशन होगा उसी के बेस पे, उसी की परफॉर्मेंस देख के आपको टीयर 2 में आना होगा। यानी जैसे आप टीयर 1 एग्जाम जो है क्लियर करोगे तभी आप टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो इसका पार्ट 6 है विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स दी गई है जो भी एग्जाम है, यानी इसका जो रेशियो होगा टीयर 2 का, ओनली 4 कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। यानी इसका जो रेशियो रहने वाला है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को 1:10 का रहने वाला है। ठीक है, यानी किसी भी 10 में से कोई एक स्टूडेंट लिया जाएगा टीयर 1 से। सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन जो हमारा प्रिलिमिनरी जो हमारा टीयर 1 एग्जाम था वो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट रहने वाला है इस सब्जेक्ट स्पेसिफाई रहने वाला है। जो भी आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा वो होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव के जो होंगे आपके वो 40 क्वेश्चन होंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपके 15 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपके 55 हो गए। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होंगे वो आपके होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे वो 40 ही रहने वाले हैं। जो डिस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स होंगे, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 1 नंबर का 1 सवाल है, यानी 40 क्वेश्चन है तो 40 नंबर के। और यहाँ पे जो है 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। टोटल आपका बनता है जो मार्क्स बनते हैं वो 100 बनते हैं। ठीक है, यानी आपको 55 सवाल और आपको इसके लिए मिलेंगे 100 नंबर। ठीक है, जो यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है टाइम का वो 3 आवर्स दिया गया है।
और यहाँ पे तो फिर वही अपना अलग-अलग पोस्ट के लिए हो गया, जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए है आगे, और इस पीडीएफ को रीड करते हैं। यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स, टीयर 2 लैब अटेंडेंट का हो गया। यहाँ पे कुछ मार्किंग स्कीम दी गई है, किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आप इस पीडीएफ को जो है खुद से भी एक बार ज़रूर रीड करना। यहाँ पर जो है कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो सभी कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको वहाँ जाके इसको डाउनलोड करो, फिर खुद से एक बार रीड जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है और क्या आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो है जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बताया गया है, लेकिन हम अपना लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए देखते हैं, जो आता है हमारा टीजीटी के अंदर, टीजीटी साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन। तो ये रहा हमारा लाइब्रेरियन का। आपकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है SC ST एंड OBD कैंडिडेट्स या फिर अदर कैटेगरी के लिए। जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास जो है BLib की डिग्री होनी चाहिए, और एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। आपके 50% नंबर उसमें कम से कम होने ही चाहिए, या फिर आपके पास हो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। ये ना जो नेम है वो एक ही है, यानी सिर्फ बस आपको BLib की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, और यहाँ पे लिखा गया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इसी सब्जेक्ट का नाम जो है पहले लाइब्रेरी साइंस था, इसको चेंज कर करके फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किया गया था। और या फिर आपके पास कोई भी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हो, ठीक है। आप तो आपके पास BLib की डिग्री हो या फिर MLib की, लेकिन आप एक बात सोचे, ठीक है, जैसे MLib की डिग्री वही तो करेगा ना जिसके पास BLib होगा, ठीक है। तो आपके पास जो है कम से कम BLib की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें आपके जो मार्क्स होंगे वो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें एलिजिबल हो। यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस मांगी गई है वो कोई भी आपका जो किसी भी स्कूल में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है और ना ही आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इसेंशियल नहीं है, ये सिर्फ डिजायरेबल है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55 साल से आपकी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 35 होनी चाहिए। नहीं सॉरी गड़बड़ हो गई। और द मैक्सिमम एज शुड बी एक्सीड 55 ईयर्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र जो है वो 55 साल तक होनी चाहिए, और यहाँ पर दिया गया था 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बताया गया है अप टू 55 ईयर्स ऑफ EMRS एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। जो ये चीज़ बोली गई है सिर्फ आपको जो इसके कैंडिडेट होंगे, सॉरी जो एम्प्लॉय होंगे EMRS के जो एम्प्लॉय होगी ये उन्हीं के लिए है, उनकी जो एज होगी वो 55 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, आप इसके एम्प्लॉय नहीं हो, तो आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बाकी आप सभी कैटेगरीज के लिए चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप टीचिंग को, ये सभी टीचिंग पोस्ट के लिए आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन पॉलिसी दी गई है, तो ये सारी चीज़ें आप कैटेगरी के हिसाब से खुद से चेक करिएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। आई थिंक बस आपकी PDF में ये यहाँ तक समझाने लायक था। फॉर्म 6, ठीक है, तो बस आपकी PDF में सिर्फ ये था, ठीक है। आप ये PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और आप जाइए इसको डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।